हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम जीएस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब जीएस से मतलब क्या है? जीएस से मतलब है जनरल स्टडीज़, यानी कि हम यहाँ पर कुछ एक मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक सेक्रेटरी क्लर्क हो गया, एनटी हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, इन जैसे एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तब ये क्वेश्चन आपके लेवल के हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। देखो, इससे पहले हम पार्ट 62 यानी कि 62 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर जीएस, एचपीएसएससी, एचपीपीएससी क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 63 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 141 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज़ नो वॉल्केनो। तो निम्न में से किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? अब देखो, कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी नहीं है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अब यहाँ पर बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी और कब की थी? तो देखो, ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी जेम्स कुक ने, और कब की थी? 1770 में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? तो वो है कैनबरा। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आपके आने वाले एग्जाम से भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि काल गुरली या फिर कुलगाड़ी, ये सोने की खानें कहाँ पर हैं? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि काल गुरली या फिर कुलगाड़ी, ये जो सोने की खदानें हैं, यह हैं ऑस्ट्रेलिया में। ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को ही देखो प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में कुछ एक मरुस्थल हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। जैसे ग्रेट सैंडी मरुस्थल हो गया, उसके बाद गिब्सन मरुस्थल हो गया, विक्टोरिया मरुस्थल हो गया, तनामी मरुस्थल देखो बहुत बार एग्जाम में बनता है, उसके बाद सिम्पसन मरुस्थल हो गया। तो ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? तो ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? ऑस्ट्रेलिया में। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ग्रेट सैंडी मरुस्थल हो गया, गिब्सन हो गया, विक्टोरिया मरुस्थल हो गया, तनामी मरुस्थल हो गया, सिम्पसन मरुस्थल हो गए। तो ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? ऑस्ट्रेलिया में। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 142 है, मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स आर। तो यांत्रिक रूप से गठित अवसादी चट्टान कौन सी है? अब देखो, यहाँ पर बात की गई है सेडिमेंट्री रॉक्स की। मैं आपको हर बार बताता हूँ कि टोटल कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं, तो वो होती हैं 3 प्रकार की। सबसे पहले आ जाती है इग्नियस रॉक्स, जिनको आग्नेय चट्टान कहा जाता है। सेकंड नंबर पर आ जाती है सेडिमेंट्री रॉक्स, जिनको अवसादी चट्टान कहा जाता है, जो कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और थर्ड पे आ जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिनको कायांतरित चट्टान कहा जाता है। तो यहाँ पर आपसे बात की गई है सेडिमेंट्री रॉक्स की। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का पहले तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यांत्रिक रूप से गठित अवसादी चट्टान कौन सी है? तो वह है ग्रेवल यानी कि कंकड़। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सेडिमेंट्री रॉक्स होती क्या है। तो देखो, जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, जब वह किसी स्थान पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाते हैं, तो बाद में लाखों वर्षों बाद वह एक ठोस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसी को सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टान कहा जाता है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि टोटल 3 तरह की चट्टानें होती हैं। सबसे पहले इग्नियस रॉक्स, जिनको आग्नेय चट्टान कहा जाता है। तो उनके मैं एग्जांपल्स भी आपको बहुत बार बताता हूँ, तो आज भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आग्नेय यानी कि इग्नियस रॉक्स, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, पेग्माटाइट हो गया, डायोराइट हो गया, ग्रेबो हो गया। तो ये बेसिक से एग्जांपल्स हैं इग्नियस रॉक्स के, अवसादी चट्टान जिसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। तो इसके भी कुछ एक एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, जैसे बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, नमक की चट्टानें हो गई। तो ये कुछ बेसिक से एग्जांपल हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के। अच्छा, मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि कायांतरित चट्टान के एग्जांपल्स आप नीचे कमेंट्स में बताओ, मैंने आपको बहुत बार बताए हुए हैं। अच्छा, बेसिक से हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे मेटामॉर्फिक के एक तो स्लेट आ जाता है, सिस्ट आ जाता है। तो ये कुछ बेसिक से एग्जांपल्स हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के। बाकी और भी अगर आपको पता है तो और आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 143 है, मेरियाना इजैन। तो मेरियाना क्या है? आप सभी को पता है कि मेरियाना एक ट्रेंच है, एक खाई है, जो कि एक महासागरीय खाई है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर पूछोगे कि ये जो मेरियाना ट्रेंच है, यह किस महासागर की खाई है? तो देखो, यह प्रशांत महासागर, जिसको पैसिफिक ओशन कहा जाता है, तो यह उसकी खाई है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, टोटल जो है तो 3 ऐसे महासागर हैं जिनकी खाइयाँ बहुत बार, जिनकी ट्रेंच बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे आपसे पहला तो पूछा जा सकता है पैसिफिक ओशन, जो कि यहाँ पर आपसे मेरियाना दिया गया था। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान यानी कि पैसिफिक ओशन का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो वो मेरियाना ट्रेंच ही है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी डेप्थ आपको पता होनी चाहिए, इसकी गहराई आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी गहराई है 11,022 मीटर, ये आपको यहाँ पर बिल्कुल नोट रखनी है। उसके बाद आपको नोट रखने हैं अटलांटिक ओशन यानी कि अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो वो है प्यूरिटो रिको गर्त, जिसकी टोटल डेप्थ कितनी है? 8,392 मीटर, ये भी आपको पता चल गया। और थर्ड नंबर पर आपको हिंद महासागर का पता होना चाहिए। तो हिंद
महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है सुंडा गर्त, जिसको जावा गर्त भी कहा जाता है, और इसकी टोटल डेप्थ कितनी है? 7,725 मीटर। तो ये कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताई, ये सारे के सारे आपने यहाँ पर नोट रखने हैं। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वारी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 की अगर बात की जाए, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका आर सेपरेटेड बाय, तो एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा अलग होते हैं? तो देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये है हमारा अलास्का, जो कि यूएसए में पड़ता है, और इधर है रशिया। तो रशिया और यूएसए को अलग करती है, तो वो कौन सी जल संधि है जो कि रशिया और यूएसए को अलग करती है? अलास्का और रूस को अलग करती है, तो वो है बेरिंग जल संधि। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बेरिंग स्ट्रेट जो है तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ये रूस को यूएसए के अलास्का से अलग करती है, यानी कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। अब देखो कुछ और भी जल संधि हैं जो कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, तो आज भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जिब्राल्टर जल संधि किस किस को अलग करती है? तो देखो यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो वो जिब्राल्टर ही है। यह भूमध्य रेखा को अटलांटिक ओशन से जोड़ती है या फिर अलग करती है, ये आप कह सकते हो। यानी कि अगर देश आपसे पूछेंगे तो स्पेन को मोरक्को से अलग करती है, ये आपको पता चल गया। उसके बाद आपसे पूछा जाता है वास्पोरस जल संधि किस किस को अलग करती है? तो यह काला सागर को मरमरा सागर से अलग करती है। सुंडा जल संधि जो है तो जावा सागर को हिंद महासागर से अलग करती है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है डोवर जल संधि किस किस को अलग करती है? तो यह उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से अलग करती है। तो ये कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स मैंने आपको यहाँ पर बताई, ये सारी की सारी आपने नोट रखनी है। अच्छा, मलक्का मैं आपको हर बार बताता हूँ, मलक्का स्टेट हो गई, और बाब अलमंदेव जल संधि यह किस किस को अलग करती हैं, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 145 है। मोस्ट ऑफ द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज कंसनट्रेटेड इन द, तो वातावरण में अधिकांश ओजोन जो है तो संकेंद्रित है। अब देखो ओजोन लेयर कहाँ पर पाई जाती है, किस एटमॉस्फेरिक लेयर में यह पाई जाती है? तो देखो यह किस एटमॉस्फेरिक लेयर में पाई जाती है? तो यह स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर में यह पाई जाती है। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया कि किस एटमॉस्फेरिक लेयर में जो है तो ओजोन लेयर पाई जाती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं ये टोटल कितनी है? तो ये हैं 5। अब कौन कौन सी हैं वो भी आपको सीक्वेंस में पता होनी चाहिए। अब देखो ये है हमारी पृथ्वी, तो पृथ्वी के जस्ट ऊपर आती है ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर आ जाती है स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर आती है मेसोस्फियर, उसके ऊपर आती है थर्मोस्फियर, और लास्ट में आपकी आती है एक्सोस्फियर, या फिर आप कह सकते हो उसके ऊपर आ जाती है आइनोस्फियर, या ये भी आप यहाँ पर कह सकते हो। तो टोटल जो है तो 5 एटमॉस्फेयर के लेयर्स आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ओजोन लेयर के बारे में, तो ओजोन लेयर से भी ये क्वेश्चन बनता है कि ओजोन लेयर हमें किन किरणों से बचाती है? तो ये हमें यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है, ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 146 है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रीक्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ गुजरात, तो निम्न में से कौन सी खाड़ी गुजरात राज्य के साथ जुड़ी हुई नहीं है? अब देखो जो कोरी क्रीक है वह भी गुजरात राज्य के साथ जुड़ी हुई है, गुजरात के साथ यह एसोसिएट है। गोदाई क्रीक यह भी गुजरात के साथ एसोसिएट है। बाकी सर क्रीक यह भी गुजरात के साथ एसोसिएट है। बाकी ये जो कजहर क्रीक है यानी कि कजहर खाड़ी है, यह जो है तो गुजरात के साथ एसोसिएट नहीं करती है, यह पाकिस्तान के साथ एसोसिएट करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जैक्ट इसी तरह एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 147 है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज, तो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? अब आप सभी को पता है कि जो तट होते हैं वह हमारे भारत के साउथ वाले पार्ट में है। यह है हमारा साउथ इंडिया, तो साउथ वाले पार्ट में है तट। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान, तो पश्चिम में हो गए ये वाले तट, तो पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को, तो पश्चिमी ये हो गया और इसका उत्तरी भाग यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर क्या कौन सा तट है? तो ये आप सभी को पता है कि यहाँ पर गोवा के साथ जो है तो कोंकण तट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोंकण तट। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, कोंकण तट। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कुछ और भी तट हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये है हमारा इंडिया, और इंडिया का बिल्कुल उत्तरी भाग ये था जहाँ पर आपको पता चल गया कि यह कोंकण तट है। तो थोड़े से अगर आप नीचे आओगे, यहाँ पर है केरला, तो केरला के तट को क्या कहा जाता है? तो केरला के तट को कहा जाता है मालाबार तट। क्या कहा जाता है? मालाबार कोस्ट। फिर यहाँ पर आप सभी को पता है कि ये है हमारा तमिलनाडु, तो तमिलनाडु कोस्ट को क्या कहा जाता है? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो तमिलनाडु के कोस्ट को कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल कोस्ट। अब तमिलनाडु के जस्ट अगर आप ऊपर
आओगे तो ये है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के कोस्ट को कहा जाता है आंध्रा तट, ये भी आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश के थोड़ा सा ऊपर अगर आप आओगे तो ये हो जाएगा हमारा उड़ीसा। तो उड़ीसा के तट को क्या कहा जाता है, तो उड़ीसा के तट को कहा जाता है उत्कल तट। तो ये कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको यहाँ पर बताए, ये सारे के सारे आपने नोट रखने। अच्छा, ये तो मैंने आपको यहाँ पर तट बता दिए। यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट्स करके बताओ। क्वेश्चन ये है कि आप नीचे कमेंट्स में बताओ कि भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है और द्वीपों समेत कितनी है। ये दो क्वेश्चंस आप नीचे कमेंट्स में बताओ। देखो, अगर आपको नहीं भी आते हैं तब भी आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है और सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो में नीचे कमेंट करना है। मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि कमेंट करने से आपका ही फायदा है। जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो, तो मेक श्योर कमेंट ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 148 है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को क्या कहा जाता है। आप सभी को पता है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है उसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 149 की अगर बात की जाए, द ओनली सेंचुरी वेयर कश्मीर स्टैग इज फाउंड इन। तो एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ पर कश्मीरी मृग पाया जाता है तो वो कौन सा है, तो वो ऑब्वियसली कश्मीर में ही होगा, तो वो है डचीगाम। डचीगाम जो है तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, आपको कुछ और भी जो सेंचुरीज़ हैं वो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, जो नेशनल पार्क्स हैं वो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। जैसे ऑप्शन ए में देकर के रखा है कान्हा, तो कान्हा नेशनल पार्क हो गया, और पन्ना, पन्ना भी आपको पता होना चाहिए। तो कान्हा और पन्ना नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, तो ये है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी में है गिर, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, तो ये है गुजरात स्टेट में। ऑप्शन डी में है मुड्डुमलाई, तो मुड्डुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये है तमिलनाडु स्टेट में। कहाँ पर, तमिलनाडु स्टेट में। अब कुछ और भी नेशनल पार्क्स हैं जो कि आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और वहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। जैसे रोहाला नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद काजीरंगा, तो आपको पता चल गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो वो है असम में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, तो पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये है केरला में। कहाँ पर है, केरला में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप सभी को पता है कहाँ पर है, तो वो है उत्तराखंड में। उसके बाद आपको पता होना चाहिए तडोबा। देखो, तडोबा बहुत बार एग्जाम में बनता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यह महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है। उसके बाद आप, अच्छा, यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन, कुछ एक क्वेश्चन के नीचे कमेंट्स में बताओ। जैसे भीतरकनिका हो गया, उसके बाद वाल्मीकि हो गया। तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये किस किस स्टेट में पड़ते हैं, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 161 की अगर बात की जाए, पंडोह लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पंडोह झील स्थित है। आप सभी को पता है कि पंडोह झील कहाँ पर है, तो वो है मंडी जिले में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब मंडी की बहुत सी झीलें हैं जो कि हमने बहुत से दिनों से डिस्कस नहीं की हुई हैं, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो देखो, मंडी में कुछ झीलें हैं, जैसे पराशर झील है, रिवालसर झील, कुंतभयोग झील, कुमारवाह झील, कमरूनाग झील, सुखसार झील, कालासर झील। उसके बाद पंडोह झील भी आपको यहाँ पर पता चल गया। तो ये सारी की सारी झीलें कहाँ पर हैं, तो ये हैं मंडी जिले में। देखो, यूनामसा झील बहुत बार एग्जाम में बन रही है, तो ये कहाँ पर है, तो ये है लाहौल स्पीति में। धनकर झील कहाँ पर है, तो धनकर झील स्पीति में है, ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछा जाता है गढ़कुफर झील कहाँ पर है, तो वो है शिमला में। कराली झील भी कहाँ पर है, तो वो है शिमला में। करेरी झील कहाँ पर है, तो वो है कांगड़ा में। उसके बाद सोरंग झील कहाँ पर है, तो वो है कांगड़ा किन्नौर में। और चंद्रकूप झील कहाँ पर है, तो वो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। तो ये कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट झीलें भी मैंने आपको यहाँ पर बताई, ये सारी की सारी आपने नोट रखनी है। क्वेश्चन नंबर 162, बादल ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बादल ग्लेशियर है, तो वह है कांगड़ा में। हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ एक बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। जैसे सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है हिमाचल प्रदेश का, तो वह है बड़ा सिकड़ी ग्लेशियर कहाँ पर पड़ता है, तो यह लाहौल स्पीति में पड़ता है। अब देखो, 3 ऐसे ग्लेशियर हैं जिनमें आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। अब कन्फ्यूज़ एग्जामिनर किस तरह से करते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। देखो, आपसे यहाँ पर पूछा जाता है मियार ग्लेशियर कहाँ पर है। आप सभी को पता है कि मियार जो है तो लाहौल स्पीति में है, बट ऑप्शन में लाहौल स्पीति ना देकर के लाहौल स्पीति की वैलीज आपके सामने दे दी जाती हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा मियार ग्लेशियर कहाँ पर है, और ऑप्शन में दे दिया जाएगा पट्टन वैली, चंद्रा वैली, भागा वैली। तो इस तरह से आप वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हो, तो वो आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक तो आपको मियार ग्लेशियर पता होना चाहिए, एक आपको कुल्टी ग्लेशियर पता होना चाहिए, और एक आपको मुकीला ग्लेशियर पता होना चाहिए। ये तीनों के तीनों ग्लेशियर कहाँ पर हैं, तो ये हैं लाहौल स्पीति में। ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पर बात करते हैं मियार ग्लेशियर की। तो मियार ग्लेशियर कहाँ पर है, तो यह लाहौल स्पीति की पट्टन वैली में है। कहाँ पर, पट्टन घाटी में। उसके बाद कुल्टी ग्लेशियर की जब भी बात आएगी तो यह लाहौल स्पीति की चंद्रा वैली में है, चंद्रा घाटी में है। उसके बाद मुकीला ग्लेशियर यह लाहौल स्पीति में ही स्थित है, और यह भागा वैली में स्थित है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ किया जाता है। बाकी दुधौन ग्लेशियर कहाँ पर है, तो वो है कुल्लू में। और पार्वती ग्लेशियर भी कहाँ पर है, तो वो है कुल्लू में। तो ये कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। अच्छा, किन्नौर में कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। क्वेश्चन नंबर 163 की अगर बात की जाए,
असनी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तो असनी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो असनी नदी या फिर अश्वनी नदी, यह किस नदी की सहायक नदी है? तो यह गिरि नदी की सहायक नदी है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि असनी रिवर जो है तो गिरि नदी की सहायक नदी है। तो गिरि नदी के बारे में कुछ एक बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे गिरि नदी निकलती कहाँ से है? तो यह निकलती है कुप्पर चोटी से, कुप्पर पीक से, जो कि कहाँ पर पड़ती है? तो यह शिमला के जुब्बल में पड़ती है। कहाँ पर? शिमला के जुब्बल में। यानी कि आप कह सकते हो कि गिरि नदी का उद्गम होता है जुब्बल के निकट से। ओके, अच्छा गिरि नदी किसकी सहायक है? तो गिरि नदी जो है तो यमुना की सहायक नदी है। किसकी? यमुना की। और यमुना की कुछ एक फेमस सहायक नदियाँ भी आपसे पूछी जाती हैं, जैसे गिरि नदी हो गई, टोंस नदी हो गई, पब्बर नदी हो गई, आंध्रा हो गई, जलाल हो गई, पटसरी नदी हो गई। तो ये सारी की सारी किसकी सहायक है? तो यह यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। एक और क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए गिरि नदी के बारे में, जो कि एग्जाम में बन रहा है, कि सतौन पुल है। सतौन पुल जो है तो किस नदी पर निर्मित है? तो देखो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो सतौन पुल है वह गिरि नदी पर ही निर्मित है। और यह कहाँ पर निर्मित किया गया है? पांवटा साहिब में यह है। तो ये कुछ बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 164 है। द फर्स्ट डेप्यूटी चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज, तो हिमाचल प्रदेश के पहले डेप्यूटी चीफ कमिश्नर कौन थे? तो पहले डेप्यूटी चीफ कमिश्नर कौन थे? तो वो थे ई पेंड्रल मून। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बात की गई थी डेप्यूटी की, अगर सिंपल आपसे पूछा गया होता द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, कि भारत जो हिमाचल प्रदेश है उसके पहले चीफ कमिश्नर कौन थे, तो वो कौन हो जाते? तो वो हो जाते NC मेहता। बट यहाँ पर डेप्यूटी पूछा गया था, तो वो कौन है? तो वो है ई पेंड्रल मून। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। उसके बाद देखो कुछ एक बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जयवंत राम। उसके बाद आपसे पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे कृष्णचंद। कौन थे? कृष्णचंद। उसके बाद कुछ एक बेसिक से क्वेश्चन, जैसे हिमाचल प्रदेश का 1952 में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे चिरंजी लाल वर्मा। कौन थे? चिरंजी लाल वर्मा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करके बताओ कि हिमाचल के पहले गवर्नर कौन थे? ये आप नीचे कमेंट्स में बताओ। और हिमाचल के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? ये भी आप नीचे कमेंट्स में बता दो। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।